Hello everyone, good evening and welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your चदाली मैम। तो आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हमारे लिए केमिकल बॉन्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक है आयनिक बॉन्डिंग, जहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। दूसरा है कोवेलेंट, जहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट कराता है दूसरे एटम के साथ। और चौथा है हमारे पास मेटल या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के लिए हमारे पास एक अलग ही चैप्टर है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आज हम कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग बेसिकली होता कैसे है? कोवेलेंट बॉन्डिंग हम कहते हैं कि जहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब अगर कोई दो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो म्यूचुअल शेयरिंग है ये कैसे पॉसिबल है? जब कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप करें, तो जो दो एटम जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है अगर उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो इसी को कहा जाता है क्या? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये डिपेंड कर सकती है कैसे? या तो सिंगल बॉन्ड हो सकती है, या डबल बॉन्ड हो सकती है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो बनेगा सिंगल बॉन्ड, हमारा बनेगा सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि अगर एक सिंगल बॉन्ड की बात करें, एक सिंगल बॉन्ड किससे बनेगा? दो इलेक्ट्रॉन से। वैसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। और अगर डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं? उसी को कहा जाता है क्या? बॉन्ड पैरामीटर्स। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉन्ड पैरामीटर्स बेसिकली क्या है? कोई भी दो एटम जिनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उनके न्यूक्लियस से हम देखते हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस, जिसको कहेंगे बॉन्ड लेंथ, उनका एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल, कितने स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और पोलैरिटी। तो जो एटम जिनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है उनको हम किसी पैरामीटर्स पे जज करते हैं कि वो कोवेलेंट नेचर बता रहे हैं। तो कौन से कोवेलेंट नेचर बता रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स पे वो सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो सबसे पहला होता है बॉन्ड लेंथ, फिर है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और पोलैरिटी। तो हम एक एक करके ये सारे पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। अब बॉन्ड लेंथ मतलब क्या? जो दो एटम हैं, एक एटम ए दूसरा एटम बी, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई। अब इनके न्यूक्लियस से हम उनका डिस्टेंस देखेंगे। तो ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो क्या कि जितना छोटा एटम होगा उतनी ही छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, और जितना बड़ा एटम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? साइज़। एटम का साइज़ छोटा तो बॉन्ड लेंथ छोटी, एटम का साइज़ बड़ा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो गई। फिर आते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पे। अब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो हम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, मतलब ओवरलैपिंग हो रही थी, अब वो ओवरलैपिंग कैसे हो रही है? अगर वो सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब ओवरलैपिंग थोड़ी सी कम है। डबल बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, मतलब ओवरलैपिंग इंक्रीज हुई। और तीसरा, अगर हम कह रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब ओवरलैपिंग और ज़्यादा हुई। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मतलब बॉन्ड कितनी ज़्यादा मल्टीपल हो रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये फैक्टर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। जितनी ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा। क्यों? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? सिंगल बॉन्ड की, फिर होगी डबल बॉन्ड की, और सबसे कम छोटी बॉन्ड लेंथ होगी किसकी? ट्रिपल बॉन्ड की। फिर आते हैं हम बॉन्ड एंगल पर। अब बॉन्ड एंगल क्या है?
अगर जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच का एंगल, जो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच का एंगल। अब ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लोन पेयर्स पे। लोन पेयर्स क्या? ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्योंकि ये अकेले हैं तो ये क्या करेंगे? डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। डिस्टर्बेंस कैसे? ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे बाय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो जैसे अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी एटम की, सपोज़ एक ए एटम है और वो 4 अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जो यूजुअल ज्योमेट्री से बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो होगा। पर वहीं पर अगर दूसरी जगह पर कोई एक बॉन्ड लोन पेयर आ जाए, कैसे? एक ऑर्बिटल है उसके अंदर लोन पेयर आ जाए, तो अब ये क्या करेगा? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर आ गया है तो ये दिखाएगा रिपल्शन, और रिपल्शन बताने के कारण यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड एंगल में डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को या जो भी एटम है, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी चाहिए। अगर वो रिपल्शन शो करेगा तो स्टेबिलिटी शो नहीं हो पाएगी। वैसे ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए, मतलब लोन पेयर आ जाए, तो उनके बीच का रिपल्शन और इंक्रीज होगा। अब इसको अगर समझना है तो इसके लिए हम मूवमेंट देखते हैं। किसका? हम देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ अ सिज़र। जैसे सिज़र को आप इमेजिन करिए, अगर मैं ऊपर जो लोन पेयर हैं उनको मैं जितना दूर लेके जाऊंगी, नीचे वाले जो बॉन्ड एंगल है वो उतना ही कम होते जाएगा। तो दिस इज़ हाउ, मतलब ये एक जनरल एग्जाम्पल आप समझने के लिए कि जितना आप दूर लोन पेयर को लेके जाएंगे उतना ही उनके बीच का जो डिस्टेंस है, बॉन्ड एंगल है, वो कम होते जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्या? बॉन्ड एंगल के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, लोन पेयर कैसे इफेक्ट करते हैं। तो जितने ज़्यादा लोन पेयर, बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या बताता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कोई भी बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हम कहते हैं ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो ओवरलैपिंग थोड़ी कम है, सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो ओवरलैपिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई, और वहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, ओवरलैपिंग पूरी तरीके से बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है, ओवरलैपिंग ज़्यादा बढ़ गई। तो ये वाला जो बॉन्ड है जहाँ पर ओवरलैपिंग इंक्रीज हुई, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पर। तो सिंगल बॉन्ड सी ये वीक होगा एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। क्यों? ओवरलैपिंग इंक्रीज हो गई। और वहीं पर सी ट्रिपल बॉन्ड सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ओवरलैपिंग और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि सी सिंगल बॉन्ड सी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी। सी ट्रिपल बॉन्ड सी में क्या बॉन्ड लेंथ कम हो रही थी, सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा हो रही थी। तो स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सी ट्रिपल बॉन्ड सी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है कि अगर कोई 2 एटम हैं, वो बॉन्ड बना रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसी को हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, एक है बॉन्ड लेंथ और दूसरा है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ से हम कैसे पता करेंगे? अरे अगर आपके पास एक छोटा सा बॉन्ड है, इतना छोटा सा है, और आप इतना बड़ा है, एक बॉन्ड इतना बड़ा है और एक बॉन्ड इतना छोटा है। अगर आपसे मैं कहूँ कि आपके पास एक इक्लेयर है या एक मैंगो बाइट है, छोटी सी टॉफ़ी, और एक आपके पास कैडबरी है, कैडबरी की लेंथ इंक्रीज़ है। अब मैं कहूँ कि कैडबरी को आपको डिवाइड करना है 10 लोगों में, तो आप डिवाइड कर सकते हैं, आप इजीली कैडबरी को तोड़ देंगे, कैडबरी जो हमारे पास है। पर वहीं पर एक मैंगो बाइट छोटी सी टॉफ़ी, अगर मैं उसको बोलूँ कि आपको इसको तोड़कर 10 लोगों में डिवाइड करना है, तो आप कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना। तो बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी, बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। तो हम यहाँ कहते हैं रिलेशन क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो कोई भी बड़ा बॉन्ड है उसको तोड़ना इजी होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा, बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही कम, और उतना ही इजीली तोड़ सकते हैं। इसका मतलब सी सिंगल बॉन्ड सी इजीली टूट सकता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है।
वहीं पर अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बात करें, क्योंकि साइज छोटा हो गया, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, तो यहाँ पर इसको तोड़ना डिफ़िकल्ट है, तो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज हो गई। फिर नेक्स्ट आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी हमने पढ़ा, एक स्टिक को तोड़ना ईजी है एज़ कम्पेयर टू अ बंडल ऑफ स्टिक। तो वापस सेम कॉन्सेप्ट, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो सी सिंगल बॉन्ड सी वीक है, सी डबल बॉन्ड सी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की, और सबसे कम सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पोलैरिटी। अब पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, उसके अंदर पोल का फॉर्मेशन। अब पोल कौन कौन से होते हैं? एक होगा पॉजिटिव पोल और दूसरा होगा नेगेटिव पोल। क्योंकि यहाँ पर दो पोल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं डाइपोल, दो पोल का बन रहा है। और ये जो डाइपोल है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, दूसरा है बॉन्ड लेंथ पर, और तीसरा है डायरेक्शन पर। तो हम यहाँ बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब आप सभी को पता है कि जिसकी एक मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ में डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अट्रैक्शन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? फ्लोरीन की तरफ होगी। तो आप ऐसे सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे। तो कहीं पर किसी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है कि वो पोलर है या नहीं है, तो उसके लिए दो स्टेप। सबसे पहला आप देखिए कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और फिर डायरेक्शन को देखिए। जैसे इस पर्टिकुलर के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम वाटर का। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है? तो इसका मतलब क्या मैं कहूँ कि डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगी, और क्योंकि दो हाइड्रोजन अटैच है तो दोनों की डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगी। ऑक्सीजन की तरफ हो रही है और लोन पेयर भी है ऑक्सीजन की तरफ, तो ये भी नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल एक पोलार मॉलिक्यूल है। क्यों? यहाँ पर डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं नॉन पोलर की बात करूँ, जैसे CO2, अब इन दोनों में से सबसे पहले आप क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका मतलब डायरेक्शन उसकी तरफ होगा। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका डायरेक्शन भी ऐसे होगा ऑक्सीजन की तरफ। अब दो इक्वल और ऑपोजिंग फोर्स लग रहे हैं, है ना, दोनों तरफ ऑक्सीजन है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? ज़ीरो। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, जिनके अंदर सिमेट्री आ जाती है, वो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिंग फोर्सेस लग रहे हैं। और अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है, जहाँ पर एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा है, तो उसका मतलब वो पोलर है। अब अगर आप इस सिमेट्री की डेफिनेशन से बोलेंगे तो आप मुझे कहेंगे कि SO2 तो नॉन पोलर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी। फिर यहाँ पर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब ये देखिए, ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है। फिर वेक्टर क्वांटिटी इमेजिन करो, दो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट जा रही है, एक एंगल पे है, तो उसका रिजल्टेंट हम कहाँ देखते हैं? जो हो रहा है सेंटर में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो सेंटर में जा रहा है, इसीलिए ये पोलर मॉलिक्यूल है। और एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल पूछा जाता है हर बार बोरॉन कंपाउंड्स का। तो ये देखिए BCl3, क्या यहाँ पर सिमेट्री दिख रही है? सिमेट्री तो है, आप सेंटर से हटाएंगे तो दोनों तरफ सेम सिमेट्री दिख रही है। फिर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ। अब जो नीचे दो क्लोरीन है, फर्स्ट और सेकेंड, क्या इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं सेंटर में आएगा? अब ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट और थर्ड वाला जो है, ये एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, तो इसीलिए नेट डाइपोल यहाँ पर क्या हो गया? ज़ीरो।
अब यही डायपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग में भी और साथ साथ में पी ब्लॉक में भी। जैसे पहला देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज NH3, BF3, NF3 या वाटर। अगर हम इनके डायग्राम बनाएं या इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो NH3 कैसा होगा, ऐसे हाइड्रोजन और ऊपर एक लोन पेयर। वहीं पर BF3, अभी हमने BCl3 का एग्जाम्पल देखा, ऐसे। फिर NF3 क्या ऐसे ही सेम नाइट्रोजन NH3 के जैसा और वाटर। तो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, साथ साथ में उनके लोन पेयर भी लिख दिए। तो BF3 तो अभी हमने देखा कि BCl3 का डायपोल मोमेंट 0 था, तो क्या मैं इसको सबसे पीछे लिख दूं क्योंकि डायपोल मोमेंट 0 है, सिमेट्री है, ठीक है। और यहाँ पर वाटर को मैं सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट दे दूँ, क्यों? क्योंकि 2 लोन पेयर हैं और दोनों ही लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन जा रही है, तो म्यू नेट कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जाएगा, तो वाटर के डायरेक्शन के डायपोल मोमेंट भी ऊपर। अब कंपेयर करना है हमें NH3 को और NF3 को, तो आप मुझे ये कहेंगे कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। पर ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आप क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की डायरेक्शन। अगर मैं अमोनिया की बात करूँ तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, नाइट्रोजन की तरफ, है ना। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो नेट डायरेक्शन ऊपर जा रही है। और वहीं पर NF3 की बात करें तो क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन आ गई नीचे और इलेक्ट्रॉन पेयर की डायरेक्शन आ गई ऊपर। पर ये इक्वल ऑपोजिंग फोर्सेस नहीं है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का नीचे लग रहा है और इलेक्ट्रॉन पेयर का ऊपर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं डायपोल मोमेंट कम हो रहा है। तो NF3 का उससे कम और NH3 का ज़्यादा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, H2O का सबसे ज़्यादा, NH3 का उससे कम, देन NF3 एंड देन BF3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द मॉलिक्यूल CH4 NH3 H2O, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि बॉन्ड एंगल सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो है लोन पेयर। जितने ज़्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना ही कम। तो अमोनिया के ऊपर है 1 लोन पेयर, वहीं पर वाटर के ऊपर है 2 लोन पेयर, तो हम डायरेक्टली ऑर्डर लिख सकते हैं। और CH4 पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो हम लिखेंगे CH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर है अमोनिया का और फिर है वाटर का। करेक्ट, डायरेक्ट ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इज। अब आप कहेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर तो आपने पढ़ाया ही नहीं, कैसे पता चलेगा कोई कोवेलेंट बॉन्ड एसिडिक है या नहीं है। तो हम एसिडिक नेचर किस पे देखते हैं कि कौन अपना H+ आयन दे सकता है, एसिडिक नेचर आप उसी से डिसाइड करते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल दिए हैं NH3, PH3, ASH3 और SbH3, क्या मैं इनका बॉन्ड तोड़ूंगी तभी तो मुझे H+ आयन मिलेगा? तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ की, साथ में बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो फिर देखो ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग का। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है, नाइट्रोजन से एंटीमनी में साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ से यहाँ अगर हम जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। वहीं पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो वो डिक्रीज़ हो रही है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़। इसका मतलब एंटीमनी SbH3 अपना H+ आयन ईजीली दे देगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ उसकी इंक्रीज़ हो रही है। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, अमोनिया का सबसे ज़्यादा, फिर होगा PH3 का, फिर आएगा ASH3 का और देन SbH3, मतलब एंटीमनी हाइड्राइड। तो एसिडिक कैरेक्टर भी बता सकते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन ग्रुप 17 में 3 बार पूछा है, HF, HCl, HBr और HI का। तो ये ऑर्डर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ग्रुप 17 के लिए क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ पूछा है। बॉन्ड लेंथ 2 फैक्टर पे था, एक तो साइज, दूसरा हमारे पास बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर से आपको ये दिख रहा है कि सबसे छोटा साइज़ तो किसका है, हाइड्रोजन CH के बीच में सबसे छोटा साइज़ है। तो क्या मैं CH को सबसे पहले लिख दूँ सबसे छोटा, उसके बाद बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी दिख रहा है हमें, क्या यहाँ पर C डबल बॉन्ड C भी दिख रहा है।
तो इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। फिर कंपेयर करो CO को और CC को, तो यहाँ पर CC का बॉन्ड साइज सेम है और CO ऑक्सीजन अलोंग द पीरियड हम जाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन का साइज छोटा, कार्बन से आप ऑक्सीजन में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का साइज छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये होगा हमारा CO और फिर होगा CC बॉन्ड लेंथ। कोई दिक्कत यहाँ पर आया हमारे पास दो फैक्टर, क्या, साइज और साथ साथ में मल्टीप्लिसिटी, दोनों ही चीज़ें। तो ये होगा हमारा करेक्ट बॉन्ड लेंथ। तो आई होप कि आपको बॉन्ड पैरामीटर्स समझ में आए। अगर समझ में आया है तो इस सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी के साथ शेयर करो। और याद से ये ऑर्डर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, क्योंकि आई टेल यू P ब्लॉक चेक कर लीजिए, 3 क्वेश्चंस आए हैं इसी सेम एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर। तो आप सभी का इससे पॉजिटिवली आंसर देंगे। थैंक यू एवरीवन।